क्योमिंग जापान के एक गांव में जन्मी लड़की है जो हाई स्कूल से स्नातक होने के बाद चीन में पढ़ाई करने आई थी। पिछले साल की गर्मियों में उसने अपने सहपाठी वांग जे को जापान आने का निमंत्रण दिया। एयरपोर्ट पर क्यूमिंग ने वांग जे को लेने के बाद एक मिनी बस पकड़ी और अपने गांव की ओर रवाना हुई। उसका घर ओसाका के पूर्व में लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर है और रास्ते में वांग जे लगातार चियोमिंग से जापानी लोगों की जीवन शैली और चीन के सांस्कृतिक अंतर के बारे में पूछते रहे। चियोमिंग ने वांग जी के सवालों का संक्षिप्त उत्तर दिया। जब वह छोटी बस अचानक सड़क के किनारे रुक गई तो चियोमिंग और वांग जी उतरे। उतरने के बाद उन्होंने एक हरी भरी जंगल देखी जिसके बीच में एक छोटी पगडंडी थी। चियोमिंग ने कहा, शॉर्टकट है, हम जंगल से होकर जाएंगे तो मेरे घर 2 मिनट में पहुंच जाएंगे। शांत सड़क पर क्यूमिंग ने वांग जी को अपने गांव का इतिहास और स्थानीय परंपरागत रीति रिवाजों के बारे में बताया। वे लोग जल्दी ही गांव के रूख ऊपर पहुंच गए। वांग जे तुरंत पहचान गया कि यह एक पुराना गांव है। अंदर के घर बहुत पुराने हैं। यह निश्चित रूप से 20वीं सदी के बाद का नहीं है। क्यूमिंग ने कहा, यह गांव एदो युग 1860 से शुरू हुआ। उनके पूर्वजों ने यहाँ ये घर बनाए थे। ज्यादातर घर पत्थर और लकड़ी के स्तंभों से बने हैं। घरों के बाहर का युगी हुई है। यह गांव बहुत बड़ा नहीं है। इसमें कोई दीवार नहीं है। चारों ओर घना जंगल है। वांग जे इन सामंती काल की इमारतों को देखकर तुरंत रुचि से भर गए। उन्हें ऐतिहासिक वस्तुएं पसंद हैं, लेकिन अजीब बात यह है कि उन्होंने देखा कि सड़क खाली थी और वो जल्दी ही अंत तक पहुंच गए। एक भी इंसान नहीं दिखा। इससे वांग जी महसूस करता है। क्यूमिंग उसे बताता है कि गांव वाले दिन में खेतों में काम करने चले जाते हैं और रात को ही घर लौटते हैं। कुछ ही देर में वे गांव के छोर पर एक अनोखे छोटे घर के पास पहुंचे। च्यूमिंग ने धीरे से दरवाजा खोला और अचानक से सड़ी हुई बदबू सामने आ गई। वांग जे ने तुरंत अपनी नाक ढक ली। कमरे में च्यूमिंग के परिवार वाले खाने की मेज के चारों ओर बैठे थे। च्यूमिंग ने इस विदेशी मेहमान का उनसे परिचय कराया। वांग जे ने झुककर अभिवादन किया और अपनी शुभकामनाएं प्रकट की, लेकिन उसे केवल सामने वाले की चुप्पी मिली। धुंधली रोशनी में वांग जे ने एक आदमी और 6 महिलाओं को देखा, लेकिन उनके चेहरे नहीं देख सका। इस समय क्यूमिंग ने वांग जी से कहा कि वह यहाँ थोड़ी देर इंतजार करें। वह अपने बेडरूम में कपड़े बदलने जा रहे हैं और तुरंत लौट आएंगे। वांग जी ने इन लोगों को नाराज करने के डर से चुपचाप लिविंग रूम में घुटनों के बल बैठ गए। उन्हें आश्चर्य हुआ कि केवल पुरुष ही पागलपन से खाना खा रहा था, जैसे वह लंबे समय से भूखा हो, जबकि बाकी महिलाएं सिर्फ अपने हाथ घुटनों पर रखे हुए थीं और स्पष्ट रूप से खाने का कोई अर्थ नहीं था। वांग जी ने इन अजीब जापानी लोगों को थोड़ा नजदीक से देखने के लिए खड़ा होने का फैसला किया। अचानक एक मजबूत हाथ ने उसके कंधे पर पकड़ बना ली। वांग जी मुड़ा और देखा कि एक ठीकना मध्यम आयु वर्ग का आदमी उसके पीछे खड़ा था। उस ठंडी चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वांग जे ने इधर उधर नजर डाली। उम्मीद थी कि च्यूमिंग जल्दी वापस आकर इस अजीब माहौल को खत्म करेगा। आखिरकार अकियो महत्वपूर्ण समय पर बाहर आ गया। वह भव्य गुलाबी किमोनो पहने हुए था, जो उसके पहले के छात्र वेशभूषा से कहीं अधिक आकर्षक दिख रहा था। अकियो ने हल्की मुस्कान के साथ इस आक्रामक व्यक्ति का परिचय कराया, जो कि वास्तव में उसका पिता था। इसके बाद वह आंखें मींचकर वांग जे की ओर मुस्कुराया, शायद उसे दिलासा देने के लिए। फिर उसने वांग जे का हाथ पकड़कर उसे दरवाजे की ओर खींचा। इस समय वांग जे के मन में कई सवाल उमड़ रहे थे। उसने आश्चर्यचकित होकर पीछे मुड़कर च्यूमिंग के परिवार की ओर देखा। च्यूमिंग का पिता उसे भयानक नजरों से घूर रहा था और बाकी लोग भी गंभीरता से उसे देख रहे थे। इससे वांग जे को असहज महसूस हुआ। सूरज डूब गया था और आकाश धीरे धीरे अंधेरा हो रहा था। सभी घरों की बत्तियां एक साथ जल उठीं और सड़क पर लोग चलने लगे। चारों ओर से गांव के लोग वांग जी की ओर आ रहे थे। उनकी आंखें सफेद थीं और कोई आवाज नहीं थी। वांग जे वांग च्यूमिंग能给他解释这些问题。वह अब अपनी जिज्ञासा को दबा नहीं सका। तभी उसने महसूस किया कि कोई उसके पास से गुजरा। वांग जी अनायास ही मुड़ा और जो उसने देखा उससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। ये लोग बेहद हल्के कदमों से चल रहे थे। हाथ पांव नहीं हिल रहे थे। चेहरे पर कोई भाव नहीं था। मुंह बंद था और उनके पीले चेहरे पर जरा भी खून नहीं था। केवल एक ही बात है कि उनमें जरा भी रंगत नहीं है। वो तो बस हिलते डुलते हैं, जिससे ये छवि और भी डरावनी हो जाती है, जिससे वांग जी की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ जाती है। वह बस जल्दी से जल्दी गली छोड़ देना चाहती है। अच्छा है कि च्यूमिंग अभी भी सामान्य इंसान है, नहीं तो वह 1 सेकंड और रुकने पर पागलपन के और करीब हो जाती। उसने च्यूमिंग से तुरंत उसे घर ले जाने के लिए कहा ताकि वह आराम कर सके। निवास स्थान पर पहुंचने के बाद च्यूमिंग ने वांग जी के कान में धीरे से कहा, रात के 10 बजे के बाद घर से बाहर मत जाना, वरना तुम भयानक चीजें देखोगे। कुछ मत पूछो, कल सुबह मैं तुम्हें हवाई अड्डे तक छोड़ दूंगा। उस पल वांग जी को लगा कि च्यूमिंग कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। उसने शक भरी नजर से च्यूमिंग को जाते हुए देखा। मई के महीने में वांग जे बड़ी मुश्किल से सो पाया। अचानक उसने बाहर से एक जोरदार आवाज सुनी। वह तुरंत उठा और चारों ओर देखने लगा। कमरे में कुछ भी गड़बड़ नहीं था। उसने खिड़की के पास जल्दी से जाकर ध्यानपूर्वक पर्दा खोला। बाहर की खाली जगह पर लोग भरे हुए थे। वे एक घेरा बना रहे थे और बीच बीच में डरावनी हंसी निकाल रहे थे। वांग जे की जिज्ञासा चरम पर थी। उसने पूरी तरह से च्यूमिंग की सलाह भूल चुकी थी। उसने चुपके से बाहर निकलकर देखना तय किया कि आखिर वहां क्या हो रहा है। वह धीरे धीरे लोगों की ओर चल पड़ा और एक घास के गट्ठर के पीछे छुपकर देखने लगा।
बस एक अधेड़ उम्र का आदमी दिखाई दिया जो भीड़ के बीच में खड़ा था। हाथों में जादू की छड़ी जैसे उपकरण पकड़ रखा था, मानो कोई अनुष्ठान कर रहा हो। ध्यान से देखने पर पता चला कि वह तो अकीमिंग का पिता था। आसपास के लोगों के चेहरे पर भयानक भाव थे, वे पूरी तरह से इस अनुष्ठान में डूबे हुए थे। च्योमिंग के पिता ने एक भद्दा मुखौटा चेहरे पर लगा लिया, जैसे कि यह उस समारोह का अंतिम चरण था। अचानक वांग जे ने अपने पीछे एक अजीब सी हंसी सुनी। वह स्वाभाविक रूप से पलट गया और उसके सामने एक डरावना दृश्य था। वांग जे के हाथ पैर तुरंत जड़ हो गए और ठंडा पसीना बह रहा था। डर उसके दिल पर प्रहार कर रहा था, जिससे उसका दिल और जिगर उस पर टकटकी लगाए हुए थे। वो अजीबोगरीब हंसी उसे मरने जैसा महसूस करा रही थी। वांग जे डर के मारे लगभग अपनी पैंट में पेशाब कर देता। वह घबराहट में मुख्य सड़क पर भाग गया और सबसे तेज गति से भीड़ से दूर चला गया। जब उसने पीछे देखा कि क्या कोई उसका पीछा कर रहा है, तो वह एक कंकड़ से ठोकर खाकर गिर गया। सिर जमीन से टकरा गया, जिससे उसका सिर घूमने लगा। उसने धीरे से सिर उठाया और उसके सामने एक परिचित पैरों की झलक दिखाई दी। वह खुश था कि महत्वपूर्ण समय पर च्यूमिंग आ गया था। फिर उसने धीरे धीरे नजर ऊपर उठाई, जब तक कि उसने च्यूमिंग का चेहरा नहीं देखा। च्यूमिंग अब वह नहीं था जिसे वह जानता था। उसका बड़ा मुंह कानों तक फैल गया था। उसकी अजीब मुस्कान से वह भयभीत हो गया। वांग जे ठिठक गया, भयभीत होकर अपने सहपाठी को देखता रहा। च्यूमिंग ने अपनी उंगली से उसकी ओर इशारा किया, मानो वह उन भूतिया गांव वालों को संकेत दे रहा हो कि उसने वांग जी को पकड़ लिया है। दूसरे दिन सुबह गांव की सड़कें फिर से पहले जैसी हो गईं, खाली खाली, जहां कोई आत्मा नहीं दिख रही थी। बस जमीन पर बहुत सारे कागज के गुड़ियों बिखरे हुए थे, जैसे जापानी कब्रिस्तान के सामने का दृश्य। एक मोटा हाथ जमीन से कागज की गुड़ियों को उठाकर डिब्बे में डाल देता है। वह आदमी था जो च्यूमिंग के पिता थे। वह अभी भी बिना किसी भाव के मृत सदृश दिखाई दे रहे थे। च्यूमिंग ने लाल रंग की पोशाक पहनी थी और वह गर्व से घर से बाहर निकला। वह जानबूझकर जमीन पर पड़े कागज के गुड्डे पर चल रहा था। उसके मुंह से निकलने वाली हंसी और भी अजीब हो रही थी। शियनताई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के रनवे पर एक विमान धीरे धीरे उतर रहा था। टाइल्स पर ऊंची एड़ी की आवाज के साथ च्यूमिंग हवाई अड्डे के बाहर आया। उसके चेहरे पर एक मोहक मुस्कान थी। क्या आपके घर में एक तहखाना है? मेरे पापा एक 996 कामकाजी दीवाने हैं और इसी कारण मेरी मम्मी हमेशा उनसे लड़ती रहती हैं, क्योंकि पापा घर आते ही अपनी 3 तालों वाली तहखाने में जाकर शोध करने लगते हैं। उसके बाद पापा ने मेरी पूरी ध्यान रखा, लेकिन ज्यादातर समय वह फिर भी तहखाने में रहते थे। कभी कभी जब मैं सो रहा होता हूं तो कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। मैंने टीवी खोला तो खबर में कहा जा रहा था कि छोटे शहर में कई लोग गायब हो गए हैं और उन नामों में मेरी मां का नाम भी शामिल था। उसी समय पापा दरवाजा खोलते हुए अंदर आए और उन्होंने मुझसे कहा कि इस दौरान मैंने अपने अच्छे दोस्त को घर बुलाया ताकि वह मेरे साथ खेल सके। मैं कुछ खाने के लिए रसोई में गया, पर मुझे एक अजीब सी गंध आई और आश्चर्यजनक रूप से तहखाने का दरवाजा खुला था। मैंने अपने दोस्त के साथ उस बदबू को सहन करते हुए तहखाने में कदम रखा। हम दोनों ने तहखाने का दरवाजा बंद किया और हम स्तब्ध रह गए। आप अंदाजा लगाओ कि हमने तहखाने में क्या देखा।